सभी को मेरा प्रणाम। आज की जो तारीख है वो है 26 मार्च, दिन है शनिवार और अगले महीने 25 अप्रैल से आपकी परीक्षा है। समय कितना आपके पास लिमिटेड समय है, कितना सीमित समय है आपके पास, इसकी जानकारी है आपके पास। तो आज से प्रत्येक दिन मैं छोटे छोटे ऐसे वीडियोस बनाने वाली हूँ और ये आपके सेमेस्टर 2 के लिए बहुत काम आएंगे और कोई भी वीडियो रिपीटेड नहीं होगा। चैप्टर्स रिपीटेड होंगे बट ऑफ कोर्स चैप्टर्स रिपीटेड होंगे। आपके 6 चैप्टर्स हैं, बस उन्हीं में से मैं अलग अलग चैप्टर्स पर वीडियोस बनाऊंगी। पर ये जो एग्जाम है, ये जो एक बड़ा सा पहाड़ आपको लग रहा है, खास करके कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि कैसे हम पार करेंगे, तो याद रखिए कि ये जो परीक्षा रूपी विशाल पहाड़ आपके सामने है, इस विशाल पहाड़ को आप छोटे छोटे कंकड़ों को पार करते जाइए। कंकड़ होते पेबल्स, स्टोन्स को पार करते जाइए। ये पहाड़ कब पार हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन इस पहाड़ को पार करने के लिए, अर्थात इस एग्जाम को अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए आपको छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटे छोटे जो पत्थर हैं, उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये चीन के बहुत महान जो फिलोसफर हैं, ये कन्फ्यूशियस का कहना है ये बात। उनका ये कहना है कि the man who moves a mountain begins by carrying away small stones. Confucius, Chinese philosopher and politician. तो ये उनकी कही हुई बात है। और आज की ये जो मेरा वीडियो, उसको शुरू करने से पहले, चूंकि कितना सीमित समय है हमारे पास ये आपको मालूम है, कुछ बातें आपसे मैं कहना चाहूंगी। आप पहले अपने एम को समझिए, अपने एम को जानिए कि आपको कितना पढ़ना है, आज के दिन में आपको क्या करना है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आपकी मैथ्स की तैयारी अधूरी है, सबसे पहले तो कितनी किसकी तैयारी आपकी अधूरी है वो जानिए आप। मैथ्स है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, क्या तैयारी आपकी बाकी है। कितनी तैयारी, कितने विषयों की तैयारी ऐसी जो एकदम पक्की है। तो जिसकी बाकी है तैयारी, उसको थोड़ा सा आप ज्यादा समय देंगे। और जिसकी तैयारी, मतलब जिसकी तैयारी अभी नहीं हुई है, जिसकी तैयारी अभी बाकी, जिसकी तैयारी अच्छी तरह से हो चुकी है, जिसकी तैयारी, आप क्या करेंगे? ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसको बिल्कुल छोड़ देंगे, आप थोड़ा थोड़ा ही सही पर उससे जुड़े रहेंगे। आपके पास ईश्वर ने दिए हैं 24 घंटे, उसमें से आप 8 घंटे निकाल देंगे सोने के, तो भी आपके पास बचते हैं 16 घंटे बचते हैं। तो इन 16 घंटों को वाइजली डिवाइड कीजिए, आप बांटिए। आप 2 घंटा इसे पढ़िए, 2 घंटा फिजिक्स को पढ़िए, 2 घंटा मैथ्स पढ़िए। अगर आपकी हिंदी, इंग्लिश, अगर आपको लगता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी से हो गई है, बहुत अच्छी से तैयारी हो गई है, मुझे मतलब इतना ज़्यादा मुझे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो फिर आप क्या कीजिए, आप 2 घंटे ना सही पर आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर दीजिए उसको भी। तो कहाँ ज़्यादा वेटेज देना है, कहाँ कम वेटेज देना है, ये आपको देखना है। एंड नो योर एम, अपने लक्ष्य को जानिए कि आज के दिन का आपका लक्ष्य क्या है। तो सोने से पहले आप कल क्या क्या मुझे पढ़ना है, इस बात को आपके दिमाग में होना चाहिए। ये बात सोने से पहले आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि मेरी मुझे कल क्या पूरा करना है। या पूरे सप्ताह की बना लीजिए, पूरे महीने की आप बना लीजिए, बहुत अच्छी बात है अभी से अगर आप बना लेते हैं तो। स्मार्टली काम कीजिए। स्मार्टली काम करने का अर्थ है कि इस तरह से काम कीजिए आप, जैसे मैंने आपको अभी शुरू में आरंभ में ही बताया कि किस पर ज्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है, इस बात को ध्यान में रखना है आप। वर्क स्मार्टली, बाउंस बैक। कई बार ऐसा होता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बॉल जो है, गेंद जमीन पर गिरती है और वापस उठती है, उसी तरह से वापस उठना सीखिए और अपने आप पे विश्वास रखिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सोच के मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। आखिर ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मेरे सामने है, तो उन बाधाओं को तोड़ देना है। ये आपके हाथों में, ये आपका काम है, आपको आगे बढ़ना है, ये आपका जीवन है। सोचिए अपने बारे में। और कभी कभी बार बार कोशिश करने के बाद भी काम नहीं हो रहा है तो ट्राई कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए। कभी कभी आपकी जो अंतिम कोशिश होती है ना, उसी में आप सफल हो जाते हैं। तो ट्राई ट्राई अगेन एंड कीप गोइंग, कीप मूविंग। आगे बढ़ते रहो, रुको मत, आगे बढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा स्टेप लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। और जैसे इसी बात को यहाँ कही गई कि डोंट गिव अप। कभी भी ना निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है कि ये काम नहीं हुआ, ओह मुझसे नहीं हो रहा ये काम। नहीं, सोचो ही मत ऐसा। सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। अरे काम तो मुझसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? मतलब मुझे कोई हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता।
तो ये सोचने के लिए आप खाली ऐसा सोचने से नहीं होगा बच्चों, आपको सतत परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार पढ़ना पड़ेगा आपको, विषयों की जानकारी होनी चाहिए आपके पास, तभी जाकर के आप ऐसा सोच सकते हो। और अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मुझे अब कोई हरा नहीं सकता, तो यकीन मानिए आप खाली बैठे रहेंगे तब तो हारेंगे ही हारेंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान को हराना जो कभी हार मानता ही नहीं। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना, मुझे बहुत मुश्किल है इसको हरा पाना। तो प्रिपरेशन में एक ताकत है, देयर इज अ पावर इन प्रिपरेशन। एक ताकत है प्रिपरेशन में, जो आदमी वेल प्रिपेयर्ड होकर आता है उसको उसको हरा पाना बहुत मुश्किल है। और ना ये टालने की जो आपकी आदत है कि कल करूंगा, परसों करूंगा, शाम में करूंगा, सुबह करूंगा, दोपहर में करूंगा, आधी रात को करूंगा, आधे मिनट के बाद करूंगा, कुछ सेकंड के बाद करूंगा, अरे बाद में करूंगा, वो नहीं आता है करना। डू इट टुडे, आज करो। एक्सक्यूजेस मत दो, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मम्मी ने अच्छा खाना नहीं दिया, पढ़ने की जगह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, अरे पढ़ने बैठ जा भाई। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? तो इट्स ओके टू एक्सक्यूज अदर्स। मम्मी पापा को एक्सक्यूज कर दो, अगर वो आपके लिए एसी का प्रबंध नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, एसी नहीं है कोई बात नहीं, विंडो पर बैठ जाओ और पढ़ो बैठ करके। तो अपने दूसरों को एक्सक्यूज करो, अपने आप को नहीं। अपनी गलतियों पर अपने आप को कभी माफ मत करो। अगर एक गलती हुई है आपसे, सपोज आपने 1 घंटा बर्बाद किया है, आपने अपने 1 घंटे को बर्बाद कर दिया, तो आप अपने आप को माफ मत करना। आप कैसे क्या करेंगे? आप 2 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अपने आप को एक्सक्यूज, दूसरों को एक्सक्यूज कर दो, माफ कर दो, लेकिन अपने आप को नहीं। एंड यू कांट गेट अहेड विदाउट गेटिंग स्टार्टेड। शुरू ही नहीं करेंगे तो अंत कैसे करेंगे? आरंभ ही नहीं किया तो कहाँ से अंत पे जा सकते हैं? तो इन बातों को ध्यान में रखिए। और आज का जो हम 2 चैप्टर्स जो आज हम करने वाले हैं, उस पर मैं आगे बढ़ती हूँ अभी। आज जो 2 चैप्टर मैंने लिया है उसमें से एक है बड़े घर की बेटी और दूसरा है भीड़ में खोया आदमी। अ, इस के डिस्क्रिप्शन में मैं इन दोनों चैप्टर्स का, मैं मेरी जो खुद की बनाई हुई जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा आज हम थोड़ा प्रिपरेशन करेंगे इन दोनों चैप्टर्स के बारे में। इन दोनों चैप्टर्स के कुछ खास मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। प्रत्येक पेज से हम 5-5 मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, आप उन 5 पेजेस को ध्यान से देखिए। मतलब 5-5 प्रश्नों को मैं दे रही हूँ प्रत्येक पृष्ठ से, तो उन 5 प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सोचिए कि आपको उसका उत्तर मालूम है कि नहीं। पहला प्रश्न, बेनी माधव सिंह के बारे में जानकारी आपको मालूम है या नहीं? अगर नहीं मालूम है तो आपको उत्तर यहाँ मिल जाएगा। बेनी माधव सिंह को ही ठाकुर साहब कहकर पुकारा गया है, वही वहीं भूप सिंह को भी ठाकुर साहब कहकर बुलाया गया। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम ठाकुर साहब दोनों को कहा गया है, हम कैसे जानेंगे? अरे ठाकुर मतलब होता है सर। गांव में जो महोदय महाशय न कह करके, जो बड़े जमींदार होते थे, जिनके पास जमीनें हुआ करती थी और जो बहुत ही संपन्न हुआ करते थे, उनको ठाकुर कहकर बुलाते थे सम्मान पूर्वक। तो ठाकुर साहब के बारे में, तो बेनी माधव सिंह को ही यहाँ पर ठाकुर साहब कहा गया है। इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है, मैं सिर्फ आज आपको प्रश्न देने वाली हूँ, उत्तर ऑलरेडी मेरा जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे सारे आंसर्स उसमें हैं, ध्यान से सुनना है और पढ़ाई करनी है आपको। तो दूसरा प्रश्न जो है इसमें कि ठाकुर श्रीकंठ सिंह के बारे में जानकारी दीजिए। श्रीकंठ सिंह के बारे में जानकारी दीजिए, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है लाल बिहारी सिंह के बारे में जानकारी दीजिए। ये दोनों प्रश्नों के इस पृष्ठ से 3 प्रश्न हो गए। इसके बाद है चौथा प्रश्न है कि श्रीकंठ सिंह बहुधा, बहुधा मीन्स ऑफन, अक्सर किस चीज की, किस बात की निंदा और तिरस्कार किया करते थे? क्यों? तो श्रीकंठ सिंह पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं, वेस्टर्न सोशल कल्चर्स की निंदा और तिरस्कार किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो पाश्चात्य सामाजिक प्रथाएं हैं ये हमारे देश के लिए हानिकारक है, हमारी जाति के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए खास करके वे इसका, पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं का की निंदा और तिरस्कार किया करते थे। उसके बाद है किस बात को वे जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते। तो स्पेसिफिकली यहाँ लिखा गया है कि आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार के बारे में, ध्यान से सुनेंगे इस प्रश्न को। संयुक्त परिवार के बारे में उनकी पत्नी और उनको मतलब उनमें संयुक्त परिवार के बारे में क्या विरोध था। मतलब एक ही टॉपिक है, एक ही विषय है, लेकिन दोनों के विचार नहीं मिल रहे वहां पर। तो क्या विरोध था उन दोनों के विचारों में? तो जहां उनका मानना था, लाल बिहारी के जो बड़े भाई है श्रीकांत सिंह, उनका मानना था कि स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, मतलब स्त्रियां अगर संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती हैं, परिवारों को तोड़ देती हैं, तो वे विभक्त परिवार को, संयुक्त का विलोम क्या होता है? विभक्त, अर्थात न्यूक्लियर फैमिली। तो वे विभक्त परिवार को जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक मानते थे, जबकि उनकी पत्नी को इस विषय में उनसे विरोध था। और उनकी पत्नी का यह विचार था कि अगर बहुत कुछ टॉलरेट करने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। तो मैंने ऑलमोस्ट इसमें से आपसे 5 से 6 प्रश्न मैंने पूछे हैं आपसे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पृष्ठ की ओर। आनंदी के बारे में जानकारी। दूसरे प्रश्न जो प्रश्न यहाँ पर बनता है वो है आनंदी के बारे में जानकारी। आनंदी के पिता ठाकुर भूप सिंह के बारे में जानकारी। फिर ये ठाकुर भूप सिंह किस धर्म संकट में थे, क्या धर्म संकट था उनके सामने? तो उनका धर्म संकट यह था कि उनकी 4 लड़कियां थी, 4 बेटियां थी, और तीनों बेटियों के विवाह में उन्होंने काफी धन खर्च किया था। और चौथी बेटी के विवाह में ना तो वे लोन लेना चाहते थे, ना उधार लेना चाहते थे, मतलब लोन लेकर के बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, और ना ही यह चाहते थे कि बिना दहेज के अपनी बेटी का विवाह किसी ऐसे पुरुष के साथ कर दे कि जिससे कि वह अपने आप को भाग्यहीन समझे, ना ही वे ऐसा समझते थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, किससे विवाह किया? तो उन्हें एक बार श्रीकंठ सिंह, उनसे अगला प्रश्न है, श्रीकंठ सिंह उनके पास किस लिए आए थे? तो चंदा मांगने के लिए आए थे, डोनेशन मांगने आए होंगे, रामलीला वगैरह का डोनेशन मांगने के लिए आए होंगे, या ऐसे ही किसी चीज के लिए आए होंगे। तो भूप सिंह एकदम लट्टू हो गए, रीझ गए उनके व्यवहार पर, और धूमधाम से उन्होंने श्रीकंठ का विवाह, अपनी बेटी आनंदी का विवाह उन्होंने श्रीकंठ के साथ कर दिया। अब अगला प्रश्न है कि आनंदी का मायके और ससुराल में क्या अंतर था? तो उसके मायके के बारे में प्रीवियस जो पहले वाला जो पैराग्राफ उसमें दिया हुआ है। और इस नए घर में क्या अंतर है? तो नया घर में जो, अर्थात ससुराल में कोई सजी हुई बहली नहीं थी, हाथी घोड़े नहीं थे। तो जिस टीम टाम मतलब बनाव और श्रृंगार के हिसाब, सैलून जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, मेकअप करवा रहे हैं, हेयर कट करा है, कभी फॉल करा रहे हो, बालों को बॉमिंग करा रहे हो, कभी स्ट्रेट करवा रहे हो, तो ये सब टीम टाम कि उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था। नाम मात्र को भी मतलब एकदम फॉर द नेम सेक भी नहीं था। लेकिन आनंदी ने अपने आप को परिस्थिति के ऐसे अनुकूल बना लिया, उसने इतना एडजस्ट किया कि मानो उसने कंफर्ट का सामान, लग्जरी का सामान, विलास मतलब क्या होता है? कंफर्ट, लग्जरी। तो जो लग्जरी की आदत उसको बचपन से थी, जो लग्जरी की आदत उसको बचपन से थी, वो वह यहाँ नाम मात्र को भी नहीं था, फिर भी उसने यहाँ पर सामंजस्य स्थापित कर लिया। तो ये आनंदी के ससुराल और मायके का अंतर है। फिर अगला प्रश्न है कि लाल बिहारी दोपहर के समय क्या लेकर के आया था, किस बात पर वह नाराज हो गया, और बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न बनेंगे। तो दोपहर के समय 2 चिड़िया लिए हुए आया, और दाल में घी न होने के कारण वह यहाँ पर नाराज हो गया था, वह यहाँ पर क्रोधित हो गया था। तो लाल बिहारी का क्रोध का और मुख्य कारण क्या था? तो लाल बिहारी के क्रोध का यह कारण था कि जब आनंदी से उसने प्रश्न किया, देखिए लाल बिहारी जो है वो किसी एक दकियानूसी सोच वाला इंसान होता है। मतलब उसने इस तरह से ही देखा है कि स्त्रियों को डांट लो, फटकार लो, उसको चुप रहना चाहिए, उसको सिर्फ सुन लेना चाहिए, उसको बैक आंसर नहीं करना चाहिए, उसको तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए स्त्रियों को। तो ऐसी सोच वाला पुरुष था वह। तो उज्जड गंवार था, अनपढ़ था वो। तो इसीलिए जब उसने आनंदी से यह पूछा कि अरे परसों ही तो घी आया था, इतनी जल्दी उठ गया, उसे लगा कि आनंदी चुपचाप सह लेगी, लेकिन आनंदी क्यों सहेगी? सब क्यों सुनना चाहिए उसको, सब इतना सब? उसने कहा कि हाँ थोड़ा ही घी आया था और वो मैंने मांस में डाल दिया। तो ये बात सुन करके उसको बहुत क्रोध आया कि आनंदी ने, उसे ऐसा लगा कि मानो मानो ये उसकी सोच है, आनंदी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, पर उसकी ऐसी सोच थी कि मानो आनंदी अपने मायके की तुलना ससुराल से कर रही है, और वो ये कहना चाहती है कि उसके मायके में बहुत घी आता है, मतलब अपने उसका मायका बहुत संपन्न है और ससुराल बहुत विपन्न है। ऐसा लाल बिहारी ने सोचा कि वो ऐसा कहना चाहती है, आनंदी वह ऐसा कहना चाहती है। तो भूखा भी था साथ ही साथ उस समय,
अनपढ़ उज्जट गंवार तो था ही, और उस समय भूखा भी था, और भूख के समय वैसे भी लोगों का अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो क्षुधा से बावला हो गया था, और थोड़ी सी बात पर वो तिनक गया। और लाल बिहारी को भावज की भाभी की यह ढिठाई, जो एकदम स्टबर्न होकर के उसने यह बात कही, किसने, आनंदी ने, कि आज तो कुछ भाव पाव भर रहा होगा, इसी को यहाँ कहा गया है ढिठाई। तो उसने कहा कि मायके में जैसे घी की नदी बहती है, मतलब तुम्हारे मायका इतना संपन्न है कि ऐसा लगता, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे मायके में घी की नदियां बहती हो। तो स्त्रियां जो होती हैं वो सब कुछ सह लेती हैं, लेकिन मायके की निंदा नहीं सही जाती। अब अगला प्रश्न है कि हाथी मरा भी तो 9 लाख का। प्रस्तुत कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। जब हम संदर्भ कहते हैं तो संदर्भ में पाठ का नाम, चैप्टर का नाम होना चाहिए, लेखक का नाम होना चाहिए, और सिचुएशन तो होना ही चाहिए, कौन से स्थिति में यह बात कही गई है, स्थिति क्या है जब यह बात कही गई थी। कभी कभी वक्ता और श्रोता नहीं होते हैं तो मत लिखिए, लेकिन अगर वक्ता और श्रोता है वहां पर तो आपको अंत में यह बात जरूर लिखनी चाहिए, लास्ट लाइन आपका अंतिम वाक्य होना चाहिए कि इसीलिए आनंदी ने प्रस्तुत कथन लाल बिहारी से कहा। तो क्यों कहा हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं, ये आनंदी ने कहा। किससे कही यह बात आनंदी ने? लाल बिहारी से, अपने देवर लाल बिहारी से यह बात कही। क्यों कही आनंदी ने यह बात? तो उसका कहना था आनंदी का कि मेरे पिता भले ही ताल्लुकेदार ना हो, इतना पैसा उनके पास नहीं रह गया है, मतलब इतने संपन्न नहीं है, लेकिन उसके बाद भी संपन्न पैसों से नहीं है, लेकिन सम्मान से अभी भी पूरी तरह से संपन्न है। पैसों से संपन्नता नहीं है, लेकिन सम्मान से सम्मान पूरा है। तो इसीलिए उसने यह बात कही। अब अगला प्रश्न यहाँ पर है कि लाल बिहारी ने ऐसा क्या किया कि आनंदी जो है वह मतलब अपने कमरे में चली गई, उसके अपने कमरे में बहुत नाराज होकर चली गई थी, इसीलिए इसके कमरे को कहा, क्या कहा गया यहाँ पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि आनंदी के कमरे के बारे में कौन सा एडजेक्टिव वर्ड यूज किया गया, क्या विशेषण शब्द प्रयोग किया गया आनंदी के कमरे के बारे में, कि वह कहाँ चली गई क्रोध में, हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर वो चली आई, तो उसके कमरे को क्या कहा गया है वहां पर उस समय। तो यहाँ पर एक और बात है कि क्रोध में आकर लाल बिहारी ने अपने भाई के बारे में भी क्या बात कही, अपने भाई के बारे में क्या बात की, उसने कहा उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। तो आनंदी को खड़ाऊ से कहाँ चोट लगी, खड़ाऊ का प्रहार उस पर किसने किया, ये सारे प्रश्न, खड़ाऊ से किसने किस पर प्रहार किया था, क्यों किया था, ये भी प्रश्न इसमें बनता है। तो बहुत सारे प्रश्न इसमें हैं। तो किसी भी स्त्री को अपने पति के पुरुषत्व और बल का बहुत घमंड होता है, आनंदी को भी था, और आनंदी ने कहा उनको आने दो, फिर मैं बताती हूँ उसको तुम्हें। तो इस बात पर भी लाल बिहारी को बहुत क्रोध आया। और एक और प्रश्न है इसमें कि जो ये थे श्रीकंठ सिंह, वे किस दिन घर पर आया करते थे? शनिवार को घर पर आया करते थे। किस दिन यह घटना घटी थी? तो बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। बेनी माधव सिंह का चरित्र चित्रण, ये ऑलरेडी मैंने बताया है पिछले वीडियो में, जरूर देखिए, आप सारे वीडियोस देखिए एक एक करके। और एक बात है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आप चैनल को लाइक भी कीजिए, एक लाइक तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आपके अगर मित्रगण यहाँ पर कोई है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो बेनी माधव सिंह जो थे वे दकियानूसी स्वभाव के थे। क्या होता है दकियानूसी स्वभाव? मतलब जो पुरानी सोच, ओछी स्वभाव का जो इंसान हो, जो बेटी और बहू में अंतर करता हो, बहू और बेटे में अंतर करता हो, जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हो, बेटे की गलती को छिपा रहा है और बहू पर आरोप लगा रहा है, लांछन लगा रहा है, तो इसे हम कहते हैं दकियानूसी स्वभाव का व्यक्ति। बेटियों को, बहुओं को घर में रहना चाहिए, बेटों को बाहर जाना चाहिए, जो इस तरह का सोचे उसे हम कहते हैं दकियानूसी स्वभाव का व्यक्ति। तो बेनी माधव सिंह का चरित्र चित्रण और लाल बिहारी का भी चरित्र चित्रण। लाल बिहारी ने कहा भैया भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे। मतलब लाल बिहारी को भी हम कह सकते कि वो ऊंचे और निम्न स्वभाव का व्यक्ति था, जिसका यह मानना था कि जो भाभी है उसकी, यानी घर की जो स्त्री है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इस पर मतलब उससे जो कहा जाए उसको वो सुन लेना चाहिए, उसको बैक आंसर नहीं करना चाहिए, ऐसा लाल बिहारी की सोच थी। तो लाल बिहारी ने आते ही कान भर दिया। जैसे जो कान उसने भरा, तो लाल बिहारी की बात को सहमति किसने दी? तो बेनी माधव सिंह ने दी। लाल बिहारी ने फिर यह बात कही, और फिर वापस लाल बिहारी ने यह बात भी कही कि अपने मायके के सामने हमें कुछ भी नहीं समझते। तो इन सभी बातों से उसके कान भर दिए गए। तो किसने किसके कान भरे थे इस चैप्टर में, इस पार्ट में? तो लाल बिहारी और बेनी माधव सिंह ने श्रीकंठ सिंह के कान भर दिए थे, उसके आनंदी के पास पहुंचने से पहले उन्होंने उसके कान भर दिए। अब जब इतना कान भर दिया गया तो उन्होंने पूछा
कि भाई तुम ये आजकल घर में क्या उपद्रव मचा कर रखा, उपद्रव मतलब शोर शराबा, ये क्या करके रखा है तुमने। जो बच्चे होते हैं उनके लिए उपद्रव का अर्थ है कि थोड़ा नॉइज करना, और जब बड़े उपद्रव करें मतलब लड़ाई झगड़ा शोर शराबा कर रहे हैं। तो आनंदी की त्योरियां चढ़ गई, किसकी त्योरियां चढ़ गई थी, किसने ऐसा क्या कहा कि उसकी त्योरी चढ़ गई थी, किसने क्या कहा कि आनंदी की त्योरी, किसकी त्योरियां चढ़ गई थी। तो ये सारे प्रश्न इसमें यहाँ पर है। अब आनंदी ने जब श्रीकंठ को सच्चाई बताई, तब श्रीकंठ पर क्या प्रभाव पड़ा। श्रीकंठ आनंदी की पूरी बात सुनने के बाद श्रीकंठ की मनोदशा क्या हुई। तो श्रीकंठ जो है वे पूरी रात सो नहीं पाए। धैर्यवान और शांत पुरुष थे, इसीलिए पूरी रात उन्होंने प्रतीक्षा की। किस बात की प्रतीक्षा की, सुबह होने की प्रतीक्षा की, कि सुबह हो जाएगी, जब सुबह होगी तब वे अपने पिताजी के पास जाएंगे। तो उद्विग्नता यानी चिंता के कारण उनकी पलक तक नहीं झपकी, पलक भी ऐसे नहीं झपकाई उन्होंने। और सुबह होते ही अपने पिताजी के पास गए और कहा कि मेरा अब इस घर में निर्वाह नहीं होगा। तो यह बात उन्होंने अपने पिताजी से यह बात कही। और आज तक, अच्छा, इस तरह की विद्रोह पूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था। तो लेकिन आज अब ये बातें अपने घरों में जब हो रही थी, तब मतलब वे उसी प्रकार से उनका व्यवहार हो रहा था जैसे उनके मित्र किया करते। तो दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है, अगर ये भी एक प्रश्न है, दूसरों को उपदेश देना कितना सहज है। संदर्भ समझाइए, दूसरों को उपदेश देना। तो कौन उपदेश देता था, श्रीकंठ सिंह उपदेश देते थे। किस बात का उपदेश देते थे, संयुक्त परिवार में रहने का उपदेश देते थे। तो सहज क्यों कहा गया, सहज मतलब होता है इजी। तो क्यों कहा गया यह कथन, वे दूसरों को तो उपदेश दे रहे थे कि संयुक्त परिवार में रहो, बी इन द जॉइंट फैमिली, पर जब अपने परिवार पर, जब अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटना घटी, तब वे तुरंत पलट गए और अपने घर से मतलब अपने घर को, अपने घर से अलग होने की बातें वे करने लगे। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि श्रीकंठ सिंह ने अपने पिताजी से क्या-क्या बातें कही। तो ये पूरा पैराग्राफ है कि मैं बाहर काम करता हूँ और मुझे अपनी पत्नी की प्रतिष्ठा का पूरा ख्याल है। मैं ऐसा, तो ये पूरा उत्तर है इसका। मैंने पहले ही कहा मैं उत्तर नहीं बताऊंगी, उत्तर जानने के लिए आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो देखिए, मैं सिर्फ प्रश्न बता रही हूँ। बेनी माधव सिंह अपने बेटे के तेवर को देखकर अवाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गए, प्रश्न है। फिर ये सब हो गया। अब बेनी माधव सिंह ने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने तुरंत बाजी पलट दी। तो क्या देखा वो यहाँ इस पैराग्राफ में है। क्या पेज नंबर है बच्चों, पेज नंबर 37। कि गांव के कुटिल मनुष्य थे, कुछ गांव के लोग ऐसे होते, कई ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपनी खुशी से ज्यादा, अपनी खुशी से भले वे खुश ना हो, पर दूसरों की खुशी को देख करके वे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तो इसीलिए कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति से मन ही मन जलते थे। और आज जब इस घर से आवाजें आ रही थी तो वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, तो बेनी माधव सिंह समझ गए और उन्होंने यह सोच लिया। तो यहाँ पर प्रश्न जो है कि किन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर कौन नहीं देना चाहता था और किस अवसर पर। तो गांव के उन द्वेषियों को जो इस परिवार की नीतिपूर्ण गति से जलते थे, तो उन लोगों को ताली बजाने का अर्थ है यहाँ पर एंटरटेनमेंट करना। जब दूसरे लड़ते तो हम एंटरटेन, हम क्यों सोप ओपेरास पसंद करते हैं, सास और बहू लड़ रही है और पूरा हिंदुस्तान बैठ करके देख रहा है, क्योंकि वो मनोरंजन का एक साधन है। ठीक है, उस बात को वहां पर बताया जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर ही मनोरंजन का साधन बन गया था गांव वालों के लिए। लेकिन बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, एक्सपीरियंस थे, अनुभवी थे, और वे समझ गए, भावों को ताड़ गए, मतलब ताड़ना मतलब समझ जाना। और उन्होंने तुरंत बात पलट दी। अरे तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, अब तो बेटे से अपराध हो गया, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने बाजी यहाँ पर पलट दी। लेकिन ये तो जवान लड़का था, इसको समझ में नहीं आया कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। उसने तुरंत कहा मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता हूँ। अब अगला प्रश्न है, ये सब पढ़िए आप ध्यान से। अगला प्रश्न है कि लाल बिहारी पर क्या प्रतिक्रिया हुई। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर कि लाल बिहारी पर भाई ने जो बातें कही, लाल बिहारी गुस्से में तो कह गया था, भाई भाभी पर खड़ा हो फेंक कर मारा उसने भाभी को। फिर यह भी कहा कि जिसके गुमान पर, ये भूल गया कि वो जो जिसका सर्वनाम का प्रयोग करा वो अपने भाई के लिए कर रहा है। तो लाल बिहारी और उसके भाई के बारे में कितना, वो लाल बिहारी को जो उसके भाई वो कितना प्रेम करते थे, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये सुन करके वो बहुत ही बड़ी मन दुखी था और सोच रहा था कि क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों। उसे ऐसा लगता था कि उसके जो भाई है वो उसको कुछ करेंगे, थोड़ा डांट देंगे और वो हमेशा की तरह
और लेकिन आज वाली जो गलती उसने की थी, जो गुरुवार को जो गलती की थी, वैसे वो तो बहुत बड़ी गलती कर दी थी उसने। और उसके बाद किसके पास गया वो माफी मांगने के लिए? फिर आनंदी ने, अगले पैराग्राफ में है कि आनंदी ने किसे समझाया लाल बिहारी को माफ करने के लिए? क्या हुआ, व्यक्ति माना? अगर नहीं माना तो लाल बिहारी के पास कौन गया उससे? तो आनंदी गई वापस उसके पास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि एकदम अंतिम पेज पर आ जाएंगे कि बेनी माधव सिंह ने दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से क्या कहा? तो बेनी माधव सिंह ने कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, और उनकी बातों को सुनकर के गांव वालों ने भी यह बातें कही। इसके अलावा जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो है शीर्षक की सार्थकता, जरूर पढ़िए। और जो दूसरा प्रश्न है इसमें वो है उद्देश्य, प्रस्तुत पाठ का क्या उद्देश्य है, वो भी आप जरूर पढ़िए। मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आपके बहुत काम आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात है पढ़ाई कीजिए, लिखित अभ्यास कीजिए। नमस्कार।